हाय एवरीवन। आगे बढ़ते हुए समझते हैं हम ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था। अब समझते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन अ ग्रुप जाते हैं या अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो जनरल ट्रेंड क्या देखा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी में, ये कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो ये जनरल ट्रेंड्स हम स्टडी करते हैं ना, ये हम स्टडी करते हैं IE1 में। यहाँ पे IE का मतलब है IE1 यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसी के जनरल ट्रेंड्स हम स्टडी करेंगे। आगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो हैं वो भी पढ़ी थी हमने, राइट। बट जो जनरल ट्रेंड हम पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखें कि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ही कंसिडर कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड जनरल ट्रेंड्स क्या हैं इसमें। यहाँ पर तो बेटा खेल ही बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमने ना, आपको याद है प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा हुआ है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के जनरल ट्रेंड्स पढ़े हुए हैं पीरियड और ग्रुप में। बस अगर आपको वो आता है तो बस समझ लो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स भी जो हैं दैट वो भी आपकी चुटकियों पर है। कैसे? बेसिकली सबसे पहले इसलिए यहाँ ये क्लियर करो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों ये कैसे कोरिलेट होते हैं, इसे कोरिलेट करके समझो। देखो, सपोज करो, जस्ट सपोज एक मेरे पास ये एटम है और एक मेरे पास ये एटम है। दिखने में पता लग रहा है ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, तो दो शेल्स वाला एटम है। ठीक है, और यहाँ पे जो एटम है इसमें न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन द फोर्थ शेल, 4 शेल्स वाला। सो ये एक छोटा एटम है, ठीक है, और ये एक बड़ा एटम है। और ये मैंने यहाँ पे बेटा क्या बनाया है, ये मैंने उनका एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया है। ठीक है, दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है। जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है और उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज ओनली और IE, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना इजी है या फिर यहाँ से। दोनों केसेस कंपेयर करो, एक छोटा एटम है बेटा और एक बड़ा एटम है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजियर है। तो इसमें मैटर क्या करेगा, ऐसे सोचो। अब ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है ना, छोटे एटम में। तो यहाँ जो अट्रैक्शंस हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है। So this electron is very strongly bound by the nucleus. इसे रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए। So यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है, सपोज इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं नाम दे देती हूँ X, इट इज इक्वल टू X किलोजूल पर मोल। और यहाँ पर अगेन, यहाँ पर क्या है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर है, तो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, खींचने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो वीकर होगी, है ना, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, बड़े एटम के केस में, बड़ी स्पीशीज के केस में। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इसको रिमूव करने के लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सपोज मैं उसको नाम देती हूँ Y, से Y किलोजूल पर मोल, तो इट विल बी लेस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजीली ओवरकम हो जाएगा। यानी कि जो बड़ी स्पीशीज, समझने की बात क्रक्स क्या है, अगर कोई बड़ी स्पीशीज है तो वहां से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना आसान है, ठीक है, बिकॉज इट इज लूजली बाउंड। लेकिन अगर कोई छोटी साइज की स्पीशीज है, वहां जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, रिमूव करना डिफिकल्ट है, ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो यहाँ बेटा एनर्जी ज्यादा लगेगी, दिस X इज ग्रेटर देन Y। Here ionization enthalpy is more, here it is less beta. So atomic radius के साथ ionization enthalpy का क्या रिलेशन हुआ बेटा, they are inversely proportional. Ionization enthalpy is inversely proportional to atomic radius. मतलब वही कि छोटी स्पीशीज में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना मुश्किल है,
छोटी स्पीशीज में जहां एटॉमिक रेडियस कम है वहां पे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बड़ी स्पीशीज में से रिमूव करना आसान है तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी। सो बिगर द एटॉमिक रेडियस स्मॉलर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब आपको ये समझ आ जाए तो फिर जो ट्रेंड्स हैं वो भी तो आप एटॉमिक रेडियस से कोरिलेट कर सकते हो ना। हमने प्रीवियस वीडियोस में एटॉमिक रेडियस के जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड वो अच्छे से समझे थे, उसके पीछे आने वाले सारे लॉजिक सारे फैक्टर अच्छे से समझे थे। तो बस उसी बेसिस पे सेम वे से आप आयनाइजेशन एनर्जी का एंथैल्पी का ट्रेंड बता सकते हो। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया ग्रुप 2 का, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सॉरी मैंने एग्जाम्पल ले लिया ग्रुप 1 एलिमेंट्स का, अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सेशियम। इस तरफ बेटा मैं जब जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। सो जैसे आप लिथियम से सोडियम से पोटेशियम से रुबिडियम गए नीचे गए तो जो एटम का साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर बेटा एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो खुद सोचो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस से बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यस, अगर एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। यही है जनरल ट्रेंड ऑफ IE डाउन द ग्रुप, दैट मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि अब साइज जो है वो एटम का बड़ा होता जाएगा। जैसे आप लिथियम के छोटे से एटम से सेशियम के बड़े से एटम पे पहुंचे, है ना। जैसे सपोज मैंने यही ड्रॉ किया था, है ना। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दूं ना अंदर वाले बेटा, तो ये 2 और ये 8, 2 3 4 5 6 7 8 और ये बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बन गया लिथियम का एटम, लिथियम का छोटा सा एटम। और यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 शेल है, तो 1 2 3 4 मैं रुबिडियम पे पहुंच गई। इसके भी इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं पूरे कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दूं, एक क्या कर दिया मैंने, सॉरी 2 और 1, सॉरी हाँ 2 और 1, ये बन गया मेरे पास लिथियम का छोटा सा एटम। और अब इसके मैं पूरे करूं तो ये 2 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास, और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये वाले में अगर आप देखो 1 2 3 4 शेल्स हैं, तो 1 2 3 4 हम रुबिडियम पे पहुंच गए। यहाँ पर भी इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पूरे कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिए, तो ये आपका बन गया रुबिडियम का बड़ा सा एटम, ठीक है। सो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप गए, लिथियम से नीचे नीचे आप रुबिडियम तक पहुंचे, तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम बड़ा हो रहा है और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और उसको रिमूव करना आसान है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पर आप 2 फैक्टर्स के साथ समझ सकते हो, 2 जो फैक्टर्स है ना, ऐसे भी इनके थ्रू आप समझ सकते हो जो मैंने यहाँ लिखे हैं, शील्डिंग, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट वर्सेस न्यूक्लियर चार्ज। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू इन सब फैक्टर्स के बारे। अगेन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली क्या है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब पहला ये जो लिथियम था, इसमें अंदर सिर्फ एक फिल्ड शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स था। अब जब आप नीचे पहुंचे, आप रुबिडियम पे पहुंच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड शेल, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स का, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड शेल। सो हो क्या रहा है कि द नंबर ऑफ शेल्स फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज कर रहे हैं। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच आने वाले ये जो बैरियर्स हैं, ये जो शील्ड्स हैं फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की, वो इंक्रीज कर रही हैं। उसकी वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो ये जो शील्डिंग है या शील्डिंग इफेक्ट है, ये डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। नो डाउट कि न्यूक्लियर चार्ज जो है
और न्यूक्लियर चार्ज जो है जिसके थ्रू पुल करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वो भी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। देखो ना एटॉमिक नंबर्स देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम के 3, 11, 19, 37, 55 बढ़ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ बीच में आने वाले जो शेल्स हैं, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच शील्डिंग इफेक्ट, वो भी बढ़ रहा है। तो ये दो चीजें हैं, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शील्डिंग भी बढ़ रही है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे कौन डोमिनेट करता है वो मैटर करेगा, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मैं वही आपको कह रही थी, इन दो फैक्टर्स को कंसीडर करो। तो बेटा डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिमेंबर करना है आपने कि शील्डिंग विन कर जाता है इसमें और इसमें, वर्सेस में शील्डिंग विन करता है। शील्डिंग डोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग डोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जिस हिसाब से शेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ रहा है। ये आपने ध्यान रखना है, ये दो फैक्टर्स होते हैं जब भी हम ग्रुप और पीरियड में देखें। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, शील्डिंग और न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग डोमिनेट्स, और उसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है, साइज बढ़ता है, यानी एटॉमिक रेडियस जो है इट इंक्रीजेस। और क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये जनरल ट्रेंड है। अब अक्रॉस द पीरियड देखो, तो अक्रॉस द पीरियड आप सपोज मैंने पीरियड नंबर 2 ले लिया, तो मैंने पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिख दिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है जी। अब जब आप ऐसे गए लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो क्वेश्चन ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा। तो आंसर है कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख लो पहले। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अक्रॉस अ पीरियड जो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, एटॉमिक रेडियस करता है बच्चे डिक्रीज, इट डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। और कारण क्या है, कारण अगेन इन दो फैक्टर से निकल के आता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप लिथियम से नियॉन जा रहे हो सेकंड पीरियड में, इन सभी एलिमेंट्स में क्योंकि ये सेकंड पीरियड के हैं, दो ही शेल्स हैं, इट्स लाइक दिस, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। तो सभी में दो ही शेल हैं, पहले शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा शेल है ना उसमें एक एक करके जैसे जैसे आप बढ़े, यहाँ पे अगर इनका हम देखें ना एटॉमिक नंबर, तो इट इज लाइक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, नाइट्रोजन का 7, फिर 8, 9 और 10, एक एक करके ये न्यू एटॉमिक नंबर जो बढ़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल में ऐड हो रहा है। जैसे ये अगर यहाँ तक ड्रॉ किया तो ये लिथियम का एटम है, ठीक है। बेरिलियम क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बोरोन आएगा तो एक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन में एक और इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक और आ गया तो ये नाइट्रोजन बन गई, ये ऑक्सीजन बन गई बेटा, ये फ्लोरीन बन गई और ये बन गई नियॉन। सो एक एक इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि सेकेंड शेल में जो है ऐड हो रहा है सक्सेसिवली, जैसे आप ऐसे ऐसे जा रहे हो पीरियड में, ठीक है। दैट मीन्स अब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पीरियड में मूव करने पे धीरे धीरे वो ऐड तो एक ही सेम शेल में हो रहे हैं, सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, शेल्स का नंबर तो नहीं बढ़ रहा है, और जो अंदर ये कोर है 2 इलेक्ट्रॉन्स का वो फिक्स्ड है। सो यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड जाने में क्या होता है कि जो ये फैक्टर है शील्डिंग का, ये कुछ खास नहीं इंक्रीज करता, ये बिल्कुल डोमिनेट नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है ये वाला न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो कंटिन्यूस इंक्रीज ही होता जा रहा है ना, जैसे जैसे ये हम ऐसे मूव करें। सो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, जैसे आप लिथियम से, बेरिलियम से, बोरोन, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मूव कर रहे हो पीरियड में, पर शील्डिंग कुछ खास इंक्रीज हो नहीं रही। सो यहाँ ये डोमिनेट करता है। सो आपको ध्यान रहे कि अक्रॉस अ पीरियड की बात करें तो यहाँ जो न्यूक्लियर चार्ज है या इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज है, दैट बेटा डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग। और उसके होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते चले जाते हैं और उनको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में यही पढ़ा था ना कि इसी वजह से
ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वो बढ़ रहा है जैसे आप अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हो, और इस वजह से क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, अक्रॉस अ पीरियड में इंक्रीज। सो ये है जनरल ट्रेंड। सो फाइनल आपको यही याद रखना है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे डिफिकल्ट है और इसमें से करना सबसे आसान है। अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, यानी इसमें कंसिडर करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इसकी सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इसकी जो है सबसे लोएस्ट होगी, तो यहाँ से रिमूव करना सबसे आसान होगा लेकिन यहाँ से सबसे मुश्किल। सो ये जनरल ट्रेंड है। इस जनरल ट्रेंड के बेसिस पे अगर आप इसका ऑर्डर लिखते हो, है ना, इस ग्रुप का ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर में अरेंज करते हो तो सिंपली ऐसे आएगा, क्या आएगा, यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर से नीचे बेटा आई डिक्रीज करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिथियम की है, फिर सोडियम की है, फिर पोटेशियम की, रुबिडियम और फिर सेशियम, ये होगा ग्रेटर देन का ऑर्डर, ठीक है। ये हमने IE और ये ध्यान रहे IE1 फर्स्ट का ही ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है, ट्रेंड जब लिखते हैं जनरल, तो ये है। और इसी बेसिस पे अगर आप इस पीरियड का ऑर्डर लिखते हो तो क्या होना चाहिए, इस तरफ बेटा IE इंक्रीज कर रही है ना, तो मतलब यहां पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, इट शुड बी लिथियम की सबसे कम, बेरिलियम की उससे ज्यादा, बोरोन की, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन ना, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो इस तरह से ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं तो ये ऑर्डर तो सही है, ये डाउन द ग्रुप जो हमने ग्रुप 1 के लिए लिखा है ये तो एज इट इज है जैसा प्रिडिक्टेड है, लेकिन ये ऑर्डर ऐसा नहीं होता। दिस इज द प्रिडिक्टेड वन एज पर द जनरल ट्रेंड, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत एक दो जगह पर बेसिकली एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन कहाँ होती है, एक एक्सेप्शन यहाँ पे है बेरिलियम और बोरोन में, एक यहाँ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक्सेप्शन को कवर करते हुए मैं सही ऑर्डर लिखूं तो पता क्या आएगा, ऐसा आएगा, लिथियम के बाद पहले बोरोन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन पहले आएगा, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। ये है द एक्चुअल करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ इस प्लेस पे और यहाँ इस प्लेस पे एक्सेप्शन क्यों आई, मतलब होनी तो बोरोन की IE बेरिलियम से ज्यादा चाहिए थी, है ना, टॉकिंग अगेन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आई एम टॉकिंग ऑफ। सो IE1 का ऑर्डर है, बोरोन का बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि वो पीरियड में उसके आगे आता है और इस तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती है एज पर जनरल ट्रेंड। उसी तरह ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए थी लाइक दिस, क्योंकि वो उसके पीरियड्स में उससे आगे आता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या है, असलियत में ये है बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा है, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा। अच्छा, बेरिलियम बोरोन से पीछे है पीरियड में, फिर भी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। उसी तरह नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा, देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, यहाँ पे है एक्सेप्शन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा है। तो ये तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सेप्शन आ गई। तो यही जो एनोमलीज हैं, ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये आपके पीरियड में देखो किस में आ रही है, एडजेसेंट एलिमेंट्स में आ रही है, ये ध्यान रहे, है ना, एडजेसेंट, अगल बगल वाले जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों, और एक इस पॉइंट पे आ रही है इन दो एडजेसेंट एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ऐसे जो एडजेसेंट, नोट कर लो, ऐसे एडजेसेंट एलिमेंट्स में जब भी आपके एक्सेप्शंस आएंगी ना, एनोमलीज आएंगी आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो वो
दो स्पेशल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। बेसिकली वहां पर सारा जो रोल होता है, इस एक्सेप्शन का जो कारण होता है, सारा जो रोल होता है ना बेटा, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल होता है। तो जब भी आपको ऐसे एडजेसेंट एलिमेंट्स में एनोमलीज या एक्सेप्शंस दिखें या उसका कारण समझना चाहें, तो आपको जाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पर समझना है, अभी समझेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर कि बी और बोरोन, बेरिलियम बोरोन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनमें आ रहा है उलट पुलट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर क्या होता है ना, ऐसे केसेस में एडजेसेंट एलिमेंट्स में एनोमलीज आती हैं जब आईई में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर एक्चुअली वहां पर ना इनमें से इन दोनों में से कोई एक फैक्टर लग रहा होगा। कौन से दो फैक्टर्स मैं अभी लिखवा रही हूँ और एक्सप्लेन करूंगी। इन दोनों में से कोई एक फैक्टर लग रहा होता है, उनका नाम है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। और दूसरा फैक्टर है बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है यहाँ पर, कैसे वो एक्सेप्शंस क्रिएट करिए, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक्सेप्शंस इन दो पॉइंट्स पे आ रही हैं, राइट, बेरिलियम और बोरोन में, कि होना चाहिए था कि जैसे हम पीरियड में इधर से इधर गए, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें पता है जनरल ट्रेंड से इंक्रीज करती है, तो बोरोन की बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी और इसी तरह ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट इन पॉइंट्स पर बाकी सब सेम रहता है ना, बाकी जो ऑर्डर है वो इस टाइप से ही रहता है कि इंक्रीज ही करती है, लेकिन इन दो पॉइंट्स पे आ जाती है एक्सेप्शन, बजाय ये हो जाता है उल्टा लाइक दिस। ठीक है, और बजाय ये हो जाता है उल्टा लाइक दिस, बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर ऐसा जो मैंने दो फैक्टर्स आपको लिखाए, दैट नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि क्या है। देखो ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहाँ पर, बेरिलियम की लिखो बेटा, क्या होती है 1s2 2s2। ठीक है, बोरोन की क्या होती है, बोरोन की होती है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, एक बार इनकी भी लिख लो क्योंकि इधर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर एक्सेप्शंस हैं। तो नाइट्रोजन की होती है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होती है 1s2 2s2 2p4। लिख ली, बस इन्हीं को ध्यान से ऑब्जर्व करो और आपको समझ में आएगा, और मैं वो दोनों फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, पहले इसको देखो, इन दो कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करो। तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के केस में वो कहाँ से रिमूव होना है, यहाँ से 2s2 में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली फिर वो 2s1 बन जाएगा। ओके, सो इसमें से होना है रिमूव, बेसिकली ये 2s ऑर्बिटल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये तो 2s ऑर्बिटल अंदर वाली, बाहर यहाँ पे ये 2p की तीन ऑर्बिटल्स और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। बेसिकली ये 2p1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है जो रिमूव होना है आयनाइजेशन में ऑफ बोरोन। तो यहीं पर सारा खेल है कि 2s2 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है या फिर 2p1 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है। दैट्स द होल पॉइंट, दिस वर्सेस दिस, किधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। जहां इजी होगा, एनर्जी कम चाहिए होगी, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है आपका जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल है,
देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, किसका है, s और p का डिफरेंस है। ऑर्बिटल कौन सी है, s है या फिर p, उसका डिफरेंस है। तो ऑर्बिटल की जो शेप है ना, वही यहाँ पे सारा मैटर करती है इस इफेक्ट में। उसमें क्या है, s वर्सेस p, जैसे यहाँ पे 2s वर्सेस 2p, एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, उसकी शेप अलग है। आपको पता है कैसे शेप अलग होती है, कैसे होती है बताओ। जैसे बेटा देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। जो s ऑर्बिटल होती है वो ऐसी होती है स्फेरिकल, है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे रहती है न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन जो p ऑर्बिटल होती है उसकी शेप होती है ऐसी डंबल शेप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ ऐसे घूमती रहती है। तो बेटा जो s ऑर्बिटल होती है ना, आप देखो वो न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो ज्यादा फैली हुई नहीं है, स्फेरिकल शेप है उसकी, वो न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में रहते हैं यानी कि वो हमेशा न्यूक्लियस की ज्यादा पकड़ में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं। ठीक है, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पास रहेगा ज्यादा, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, कंसेंट्रेटेड। लेकिन p ऑर्बिटल जो है उसकी शेप ऐसी है कि वो ज्यादा फैली हुई है, जिसको कहते हैं डिफ्यूज्ड शेप। ठीक है, ऐसी फैली हुई है। तो अगर p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रहेगी वो हमेशा न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर रहेगी, न्यूक्लियस की पकड़ उस पर कम होगी, वो फैली हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे ऐसे, है ना, जैसे लाइक दिस। तो इट इज लेस कंसंट्रेटेड अराउंड न्यूक्लियस, ज्यादा फैला हुआ है। तो ये जो शेप्स में डिफरेंस है दोनों ऑर्बिटल्स का, उसी वजह से ये पेनिट्रेशन इफेक्ट आता है। इसी चीज को ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, बोल सकते हो कि s ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यही वर्डिंग में इस चीज को बोल सकते हो। ये जो शेप है ना s ऑर्बिटल की, जो ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है, पास है, उसी के लिए पेनिट्रेशन वर्ड यूज किया है कि उस न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, टुवर्ड्स है, उसी को बोलते हैं किसी चीज के तरफ ज्यादा पेनिट्रेट करना। ठीक है, सो s ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द p ऑर्बिटल। इस इधर से वर्ड आया पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करूं ना, s ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, इट मींस जैसे यहां पर ये 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द ये जो 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उसे रिमूव करना आसान है क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ कम है उसकी शेप के कारण, लेकिन s ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना डिफिकल्ट है। सो हम कहते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट है, ये इजी है। इस वजह से बजाय इधर से इधर बढ़ने के आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई। देखो घट गई, बोरोन की कम है, बेरिलियम की ज्यादा है, क्योंकि बोरोन में 2p1 से इलेक्ट्रॉन ने जाना है, 2p1 से, और बेरिलियम में 2s2 से जाना है। ठीक है, अब पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाने वक्त हमेशा ध्यान रहे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो शेल का नंबर है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया, 2s को 2p से कंपेयर किया। ठीक है, तो ऐसे ही कंपेयर करना है। ऐसे 3s को 3p से भी कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो 2s का पेनिट्रेशन इफेक्ट 2p से ज्यादा है, इसी तरह 3s का 3p से ज्यादा है। बट आप देखो क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल 2 2 3 3। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2s2 को 3p1 से कंपेयर कर लो, हाँ, या 3s2 को 2p1 से कंपेयर कर लो, नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर सेम होना चाहिए, तभी तो सेम पीरियड में आ रहे एडजेसेंट एलिमेंट्स जो हैं, जैसे ये बेरिलियम बोरोन, उन पर ये पेनिट्रेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, एक्सेप्शन देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें पीरियड नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा। चलिए इस वाली एक्सेप्शन को समझते हैं
यहाँ इन कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान से देखो तो आप देखते हो सबसे ज्यादा आपकी जो नजर जानी चाहिए ना वो इधर जानी चाहिए 2p3 के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2p3 जो है, p3 जो है वो एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक बार इसको देखो, देखो 1s2 2s2 यहां तक तो मामला सेम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों में। डिफरेंस कहाँ है? 2p3 और 2p4। इस 3 और 4 का खेल ही है सारा। p सबशेल बना रही हूं मैं यहाँ पे, उसके 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स। बेटा p3 का मतलब 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं नाइट्रोजन के केस में, और इन्हीं में से कोई एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। और p4 का मतलब है 1 2 3 और 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमेशा जो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे पेयर हुआ है यही होगा जो रिमूव होगा ऑक्सीजन की आयनाइजेशन में। तो अगेन यही सोचना है कि मैच यहाँ पे किसके बीच में है? मैच यहाँ पे 2p3 और 2p4 के बीच में है। इट्स अ गेम ऑफ 2p3 वर्सेस 2p4 कि कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा इजी है, 2p3 से या 2p4 से? तो बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूवल 2p4 से इजी है। यहां इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रिक्वायर्ड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जब भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दिखे, हर ऑर्बिटल में, उस सबशेल की हर ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये नाइट्रोजन के केस में है, जबकि ये जो बाकी सारी टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे ये है 2p4, 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में 2 है, दीज ऑल आर कॉल्ड, जैसे कि ऑक्सीजन में सिंपली पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, ऐसे ही फुल्ली फिल्ड भी होती है। ये टर्मिनोलॉजी इसको समझना है तो मैं यहाँ पे लिंक लगा रही हूँ, शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स, 3 मिनट में इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हो, टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है, और एग्जांपल्स के थ्रू भी, ठीक है। तो अभी मैं बताऊं, मैंने वहां पे भी आपको बताया था, तो जब भी बेटा आपको हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस दिखती हैं वो बहुत स्टेबल होती हैं। तो यहाँ मुझे नाइट्रोजन में p3 दिख रहा है, दिस वन विच इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेटा क्या होती है? ये एक्सेप्शनली स्टेबल होती है। क्या होती है? एक्सेप्शनली, देखो एक्सेप्शन आ गई यहीं पे, एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा अगर ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसे तोड़ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा। तो इधर IE जो है वो ज्यादा चाहिए होगी एज कंपेयर टू दिस पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो नाइट्रोजन की जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, भले ही वो पीरियड में उससे पीछे है। सो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही खेल है बेटा। यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या फैक्टर लग रहा था? पेनिट्रेशन इफेक्ट का, और यहाँ पर क्या लग रहा है? एक्सेप्शनली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर, ठीक है। सो एडजेसेंट एलिमेंट्स में जब भी आपको, ये बेटा पीरियड नंबर 2 में हमने देखा है, ऐसे ही आप पीरियड 3 में चले जाओ, पीरियड 3 में भी चले जाओगे ना, वो आप खुद एक बार सोच कर देखना, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पीरियड नंबर 3 के लिए लिखूं, ये मैंने पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिख दिए, ऐसे मैं मूव करी हूँ लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड नंबर 3। तो जनरली आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। सो ये होना चाहिए ऑर्डर, ये होना चाहिए सिंपली ऑर्डर IE का, फर्स्ट IE का, ठीक है, फर्स्ट IE का ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन इधर भी आपको ना सेम पॉइंट्स पे, सेम रीजंस की वजह से सेम एक्सेप्शन देखने को मिलेगी जैसे यहाँ पे मिली पीरियड 2 में। जैसे यहाँ पे BE और B में थी, MG और AL में है यहाँ पे एक्सेप्शन, कि ये ऑर्डर ऐसा होने की बजाय
उलट पुलट हो जाता है लाइक दिस। और यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्लेस पे थी, यहाँ पे बेटा फॉस्फोरस और सल्फर वाली पोजीशन पे है कि ऑर्डर ऐसे होने की बजाय बेटा ऐसा हो जाता है। सो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है फर्स्ट आई एल्यूमिनियम से, और फॉस्फोरस की ज्यादा होती है सल्फर से। सेम रीजंस हैं, सेम, ठीक है ना। आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो इसमें एंड में क्या आएगा 3s2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 3s2 और आगे 3p1, पीछे वाली खुद लिख रहे हैं ना 1 और 2 वाले शेल की, ठीक है। सो मतलब वैलेंस शेल में बात करूँ तो इट विल बी 3s2, दिस विल बी 3s2 3p1। अगेन 3s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या फिर 3p1 में से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, ये s ऑर्बिटल है, p है। So, जब भी मैच होगा ऐसे देखो 2s2 वर्सेस 2p1, यहाँ 3s2 वर्सेस 3p1 का मैच है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा भाई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि 3s की पेनिट्रेशन 3p से ज्यादा होती है। सो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, ध्यान रहे। सेम रीजन देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। यहां पर आओगे तो बिल्कुल ऐसा रीजन मिलेगा। क्या होगा ना, वैलेंस शेल में लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ना, फॉस्फोरस के केस में बेटा लास्ट में 3p3 आता है और यहीं से इलेक्ट्रॉन ने निकलना होता है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन। और सल्फर के केस में 3p4 आता है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन। यहाँ पे इन दोनों का मैच है, इसका और इसका, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, यहाँ से, क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है और इस वजह से इसकी IE ज्यादा है। सो फॉस्फोरस की सल्फर से ज्यादा है, होनी सल्फर की फॉस्फोरस से ज्यादा चाहिए थी क्योंकि पीरियड में ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, लेकिन है फॉस्फोरस की ज्यादा, तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का रोल आ गया। तो देख रहे हो एडजेसेंट एलिमेंट्स में पीरियड में आपको ऐसी एक्सेप्शंस देखने को मिले। यही दो स्पेशल फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड जो उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो इनका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो एक मेजर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट, वो आती है बेटा आपकी ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स में, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। आप ग्रुप 13 देखो पीरियोडिक टेबल का उठा के, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है जी। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, और डाउन द ग्रुप जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने क्या पढ़ा था कि डिक्रीज करती है। तो उस बेसिस पे जो ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट IE का डिक्रीज करती है, मतलब बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और फिर थेलियम। थेलियम की सबसे कम होनी चाहिए, बोरोन की सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये तो प्रिडिक्टेड ऑर्डर हो गया ना जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग डाउन द ग्रुप। ये ग्रुप आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आती है मेजर एक्सेप्शन। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको लिखवाती हूँ। एक्चुअल ऑर्डर होता है बोरोन ग्रेटर देन थेलियम बेटा, देन कम्स गैलियम, देन कम्स एल्यूमिनियम एंड देन कम्स इंडियम, ठीक है। काफी उल्टा पुल्टा ऑर्डर है। देखो ये जो थेलियम है ये यहां से उठ के ऑर्डर में यहां आ गया है ना, यहां आ गया थेलियम, यहां से उठ के यहां आ गया, फिर गैलियम आया, और एल्यूमिनियम जो है वो अपनी जगह से उठ के कहां चला गया, एल्यूमिनियम ये गैलियम के बाद यहां आ गया। दो जगह उलट पुलट हुआ है, थेलियम की पोजीशन बदल के यहां आ गई, एल्यूमिनियम पोजीशन यहां चली गई। मतलब जिन दो प्लेसेस पे एक्सेप्शन आई है वो है मेजर ये थेलियम, एल्यूमिनियम। अब क्यों हुआ ऐसा, इसका जो रीजन है, पहले एक्सेप्शन ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में ग्रुप 13 में। मेनली आपको याद रखना है थेलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी
एक्सपेक्टेड वैल्यू से इतनी ज़्यादा क्यों है, इतनी ज़्यादा क्यों है? पहला क्वेश्चन ये राइज करता है। और दूसरा क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम और गैलियम को देखूं तो नॉर्मली एल्यूमिनियम की गैलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ग्रुप में ऊपर है और ये ग्रुप में नीचे है, और डाउन द ग्रुप आई डिक्रीज करती है। लेकिन एक्चुअल में गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, ये देखो गैलियम के एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन राइज करता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, आंसर कॉमन है, सेम है। आंसर है, नोट कर सकते हो, पुअर शील्डिंग। आंसर क्या है? पुअर शील्डिंग। लेकिन उसके जो सोर्स हैं, जो रीजन सोर्स है उस पुअर शील्डिंग का, वो दोनों एलिमेंट्स में अलग अलग है। पुअर शील्ड, पहले ये समझो भी कोई भी आपके पास एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये मैंने आपको समझाया था, बीच में आने वाले फिल्ड शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, जो फिल्ड हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका कोई वैलेंस शेल है। ठीक है, सपोज ये वैलेंस शेल, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स तो मैंने 3 बना दिए, वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये जो बीच में आने वाले शेल्स होते हैं, ये जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, एक शील्ड का काम करते हैं बीच में। ठीक है, अगर ये शील्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन तक नहीं पहुंच पाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक। जब शील्डिंग, हमने पढ़ा था ना, शील्डिंग डोमिनेट कर जाती है ट्रेंड्स में, तो डाउन द ग्रुप यही होता है कि शील्डिंग डोमिनेट कर जाती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं शील्डिंग डोमिनेट करती है, और उसकी वजह से न्यूक्लियस का जो पुल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, वो नहीं पहुंच पाता। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक हो जाता है, तो इनको रिमूव करना इजी हो जाता है, एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो ये रीजन है। ठीक है, मतलब अगर शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग, दैट विल रिजल्ट इन अ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, करेक्ट। बट अगर यही शील्डिंग आपकी पुअर है, पुअर शील्डिंग, तो बेटा दिस विल रिजल्ट इन व्हाट? दिस विल रिजल्ट इन अ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो होता क्या है ना, जैसे आप थेलियम तक पहुंचते हो ना, तो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, उसमें क्या होता है, उसमें एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ना, 4f फील्ड है, जैसे सपोज लाइक दिस। ये क्या होता है? एफ सबशेल। एफ सबशेल है, उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो एफ सबशेल है ना, उसमें एफ ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ये जो फील्ड शेल्स हैं, इनके अंदर कौन आ जाता है? आपकी एफ ऑर्बिटल्स। ये समझो, इसको कभी डिटेल में और अच्छे से अलग से पढ़ेंगे, बट अभी अगर आप शॉर्ट में समझो तो एफ ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं। और बेटा एफ ऑर्बिटल्स की आप शेप कभी गूगल करके देखना, इतनी डिफ्यूज्ड है, इतनी फैली हुई है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के अराउंड अच्छे से घूम नहीं पाती। मतलब समझो कि वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती। ठीक है, एफ ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी है, इतनी फैली हुई है कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितने इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल्स में आएंगे, वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच अच्छी शील्ड नहीं एक्ट कर पाते। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस एफ ऑर्बिटल्स को चीरते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाती हैं। दिस इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग। दिस इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल्स। पुअर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल्स। और अगर मैं इसका बताऊं आपको एक टर्म जो मैं आपको कभी और पढ़ाऊंगी, इस चीज को ना, इसकी वजह से क्या होता है कि इंडियम से थेलियम जाने पे वैसे एटॉमिक रेडियस को भी क्या होना चाहिए था, वो इंक्रीज करना चाहिए था, बट इंक्रीज नहीं आता, ऑलमोस्ट इनका कंपेरेबल है। यहाँ पे कंट्रैक्शन देखी जाती है साइज में एटॉमिक रेडियस में, और वही एटॉमिक रेडियस आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी से लिंक है। तो बेटा ये जो पुअर शील्डिंग से आती है ना, इसको बोलते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो एटॉमिक रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन आती है उसको बोलते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स। बस यही रीजन है कि थेलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इस पुअर शील्डिंग की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत बढ़ जाती है और वो यहाँ आगे आ जाता है। और गैलियम एल्यूमिनियम में ऐसा केस है कि यहाँ पे
जो फिल्ड शेल्स है ना स्क्रीन करने वाले। अब जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हो ना, यहाँ पे आ जाते हैं डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स में जैसे एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड थे, अब डी ऑर्बिटल्स आ जाती हैं विद द फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल्स की शेप एफ ऑर्बिटल से तो बेटर है इस मामले में, बट स्टिल वो भी डिफ्यूज्ड है, वो भी अच्छी शील्डिंग नहीं कर पाते, और उस पुअर शील्डिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स के कारण अगेन जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर जाती है। बेसिकली एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हो जैसे यहाँ से यहाँ, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए था, पर नहीं, यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है, और उसका नाम होता है स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। टर्म्स नोट कर सकते हो, कभी और इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से यहाँ स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, यहाँ से यहाँ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और यही एक्चुअल में है क्या, पुअर शील्डिंग बाय द एफ ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। और उसकी वजह से मेन चीज समझने वाली, अगर आपको मोटा मोटा समझना है, पुअर शील्डिंग हो रही है, और जब पुअर शील्डिंग होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस अट्रैक्शंस जो है उनको अच्छे से खींचेंगी। शील्डिंग है ही नहीं बीच में, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बड़े अच्छे से पहुंचेंगी, खींचेंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो भाई उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और इसलिए ये एक्सेप्शंस देखी गई। ग्रुप 13 में खास करके होता है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शंस आती हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में, तो वो आती हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक है जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कहीं पर भी आप कोई भी पीरियड से उठा के एक ट्रेंड लिखने की कोशिश करना या देखने की कोशिश, तो वो सीधा ऐसे नहीं करेगा कि अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी इंक्रीज कर गई, या डाउन द ग्रुप जो है वो क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। जनरल ट्रेंड्स में बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं डी ब्लॉक में। अब वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मोर ओवर बेटा डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, जैसे एस और पी में आप एस में जैसे अल्कली मेटल है ना, सोडियम, आपको पता है उसने Na+1 बनाना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो उसने यही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है +1 की, है ना। एल्यूमिनियम ने कॉमन आपकी एल्यूमिनियम 3+ बना के +3 की दिखानी है। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाते हैं आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। सेम ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करेगा, फिर वहां पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी फिर सक्सेसिव होंगी। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स एंड मेनी थिंग्स जो वहां पे चेंज हो रही हैं और कंसिडर होने वाली हैं। उसकी वजह से ओवरऑल होता क्या है कि जो डी ब्लॉक के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका कोई सीधा नॉर्मल ट्रेंड नहीं होता है, प्रिडिक्टेबल भी नहीं होता है। इट इज ऑल डेटा बेस्ड, आप ऐसे समझ सकते हो, वो ज्यादा डेटा बेस्ड है, जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है उसके बेस्ड है। तो इस पे आपको डायरेक्ट उठाकर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आता है कि आप इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के IE के ऑर्डर में लगाओ, नहीं, वहां पे और भी बहुत कुछ कंसिडर करने वाला होता है। सो देयर इज एन एक्सेप्शन ओवर देयर, लेकिन उस पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहां हम दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूंगी और उनके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, प्लस IE के टॉपिक पे पूरे एक्सेप्शंस वगैरह ट्रेंड्स मैं कोशिश करूंगी कि हम काफी अच्छे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूं। आप ट्राई करना आंसर करने का, देन हम वीडियो सॉल्यूशन में उसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ